टिंकर चैम्प्स द्वारा चेंज मेकिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो अपने साथी ATL छात्रों को आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में टिंकर चैम्प टिंकरिंग, समस्या समाधान, नवाचार, उद्यमिता, चेंज मेकिंग और अन्य विषयों पर कई सीखने के माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ला रहे हैं। इस 10 भाग पॉडकास्ट श्रृंखला में टिंकर चैम्प्स आपको चेंज मेकिंग की अनिवार्यता को समझने में मदद करेंगे और आप भी एक चेंज मेकर कैसे हो सकते हैं। प्रत्येक पॉडकास्ट लगभग 10 से 15 मिनट का है और इसमें आपके लिए चेंज मेकिंग पर एक गतिविधि शामिल है। बिना किसी देरी के आइए एपिसोड 5 की शुरुआत करते हैं टिंकर चैम्प अवनी शर्मा से, जो जयपुर की 11वीं कक्षा की छात्रा है और खुद एक उभरती हुई चेंज मेकर है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी यात्रा पर बात करने वाले हैं जो कई लोग शुरू तो करते हैं लेकिन रास्ते में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये यात्रा है बदलाव लाने की, कोई अच्छा काम शुरू करने की और फिर जो भी मुश्किलें आए उस पर टिके रहने की। हमारे पास अवनी शर्मा टिंकर चैम्प से एक बहुत अच्छी सामग्री है, सस्टेनिंग चेंज, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड स्टेइंग मोटिवेटेड। तो आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो शुरू का जोश जब ठंडा पड़ने लगता है तो आग कैसे जलाए रखें। हम बात करेंगे थकान की, शक की, वो बैलेंस बनाने की जद्दोजहद ली और हाँ, उन अंदरूनी और बाहरी ताकतों की जो हमें डटे रहने में मदद करती हैं। तो चलिए इस जरूरी विषय को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, ये विषय तो बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए बदलाव लाना तो एक तरह की मानवीय इच्छा है ना? लेकिन उसको बनाए रखना वो असली परीक्षा होती है। और एक बात जो ये स्रोत बिल्कुल साफ करता है वो ये कि रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, पर ये कोई फेलियर का साइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सबूत है कि कोशिश असली है, मतलब आप वाकई कुछ कर रहे हैं। और ये मुश्किलें सबके सामने आती हैं, चाहे कोई कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, कितना भी सफल। असल में जो सार्थक बदलाव होता है ना, उसमें समय लगता है, सहन शक्ति लगती है और हाँ, समर्पण भी। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये तो एक लंबी मैराथन है जिसके लिए तैयारी भी अलग चाहिए होती है। बिल्कुल। और शुरुआत में तो लगता है सब कितना आसान है, कितना रोमांचक है ना, एक नया आइडिया, दुनिया बदलने का सपना, टीम में भी जोश। लेकिन फिर वो धीरे धीरे असलियत सामने आती है। कभी स्कूल का होमवर्क बढ़ गया, कभी टीम के लोग शायद उतने मोटिवेटेड नहीं रहे, या कोई टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, या फिर जैसा सोचा था वैसे नतीजे नहीं मिले। श्रोत भी कहता है कि ऐसे में निराश होना या थकावा महसूस करना ये बहुत आम है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम कमजोर पड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये महसूस करना कि आप थक रहे हैं या थोड़ा निराश हो रहे हैं, ये तो इस बात का संकेत है कि आपको परवाह है, कि आपने इसमें अपना दिल लगाया है, अपनी जान लगाई है। श्रोत इसे बहुत अच्छे से समझाता है। ये जो एहसास है ना, ये हार मानने का बुलावा नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि भाई अब रुको, अपनी एनर्जी को देखो, शायद तरीका बदलो या शायद मदद मांगो। ये निशानी है कि आप अभी भी मैदान में हैं, लड़ रहे हैं। इसे कमजोरी समझना तो बहुत बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो ये एक सिग्नल है एक तरह का। और इसी से जुड़ा एक शब्द है जिसके बारे में स्रोत काफी बात करता है, बर्नआउट, अत्यधिक थकान। ये सिर्फ शारीरिक थकावट तो नहीं है ना। स्रोत कहता है कि ये धीरे धीरे आता है, दबे पांव। जैसे शायद आप अपने प्रोजेक्ट के लिए रातें लगा रहे हैं, हर चीज को हाँ कह रहे हैं, सबको खुश करने में लगे हैं और इस सब में अपना ख्याल रखना भूल ही गए। और फिर एक दिन लगता है जैसे सारी एनर्जी खत्म, कोई मोटिवेशन ही नहीं बची। और सबसे बुरी बात, ऐसा लगने पर खुद पर ही गुस्सा आता है या अपराध बोध होता है। हाँ, और ये जो अपराध बोध है ना, ये बर्नआउट को और भी खतरनाक बना देता है। श्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि बर्नआउट कोई आपकी पर्सनल फेलियर या कमजोरी नहीं है। ये बस इस बात का संकेत है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपके मानसिक और भावनात्मक संसाधन है, वो जरूरत से ज्यादा खिंच गए हैं। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती ना, वैसे ही हमारा शरीर और मन भी बिना आराम, बिना देखभाल के लगातार नहीं चल सकते हैं। श्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, खाली प्याले से पानी नहीं डाला जा सकता। अगर आपको दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो पहले खुद का ध्यान रखना होगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना लक्ष्य छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब है कि आप समझदारी से ब्रेक लें, अपनी लिमिट्स को पहचानें। यहाँ पर वो जो एम्बिशन है और जो मानसिक शांति है, उसके बीच एक बैलेंस साधना बहुत जरूरी हो जाता है। श्रोत इसे भावनात्मक स्थिरता कहता है, इमोशनल सस्टेनेबिलिटी।
यानी लंबे समय तक अपने जज्बातों को संभालने और एनर्जी बनाए रखने की क्षमता। ये किसी भी लंबी यात्रा के लिए ऑक्सीजन की तरह है। भावनात्मक स्थिरता, ये गहरा विचार है। मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाना काफी नहीं, खुद को भी इमोशनली सस्टेनेबल रखना होगा। थकान के अलावा एक और अंदरूनी दुश्मन है जिससे बहुत लोग जूझते हैं, शक, सेल्फ डाउट। वो आवाज जो अंदर से आती है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? अरे वो दूसरा वाला तो मुझसे कितना अच्छा कर रहा है, शायद मेरा आइडिया उतना खास नहीं है। स्रोत इस पर क्या कहता है? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? बचने का तो शायद नहीं, लेकिन हाँ, इससे निपटने का तरीका जरूर है। स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देता है। शक को खत्म करने की कोशिश करने के बजाय उसे स्वीकार करना सीखें। सोचिए कि ये शायद एक पुराना दोस्त है जो थोड़ा ज्यादा ही परवाह करता है और आपको फेलियर या शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश कर रहा है। आप उसकी चिंता को मान सकते हैं, लेकिन उसे ये बताना भी जरूरी है कि देखो, मैं आगे बढ़ूंगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि दुनिया के सबसे सफल, सबसे कॉन्फिडेंट दिखने वाले लोग भी सेल्फ डाउट महसूस करते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस शक को अपने ऊपर हावी होने देते हैं या नहीं। आपकी पहचान आपके शक से नहीं बनती, वो बनती है आपके साहस से, आपकी कोशिशों से और आपकी लगन से। शक तो आएगा और जाएगा, लेकिन आपका काम, आपकी हिम्मत वही मायने रखती है। शक को एक पुराने दोस्त की तरह देखना, वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अब आते हैं संतुलन पर। खासकर जो स्टूडेंट्स बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई, एग्जाम, असाइनमेंट्स, दूसरी तरफ उनका वो पैशन वाला प्रोजेक्ट, फिर शायद घर की उम्मीदें, जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे एक साथ कई सारी बॉल्स हवा में उछाल रहे हों। स्रोत क्या सलाह देता है इस बारे में? क्या हर चीज में हर समय परफेक्ट बैलेंस मुमकिन है? स्रोत इस मिथक को तोड़ता है कि रोज एक आदर्श संतुलन बनाना मुमकिन है या जरूरी भी है। असल जिंदगी ऐसी नहीं चलती। संतुलन का मतलब ये नहीं है कि हर दिन हर चीज को बराबर टाइम देना है, बल्कि इसका मतलब कि समय के साथ एक स्थायी लय या रिदम बनाना। आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, और हाँ, ये प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। कभी शायद एग्जाम ज्यादा जरूरी होंगे तो प्रोजेक्ट को थोड़ा पीछे रखना होगा। कभी प्रोजेक्ट का कोई बड़ा माइलस्टोन होगा तो पढ़ाई के साथ एडजस्ट करना होगा। और कभी आपकी सेहत, आपका आराम, वो सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और समझदारी चाहिए। और स्रोत एक और बहुत जरूरी बात कहता है, जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते, मदद मांगना सीखें। ये जो एक इमेज है ना कि हीरो सब अकेले करता है, ये असल दुनिया में काम नहीं करती, बल्कि ये नुकसान पहुंचा सकती है। अपनी टीम पर भरोसा करें, अपने टीचर्स या मेंटर्स से सलाह लें, दोस्तों या परिवार से बात करें। मदद मांगना कमजोरी नहीं, ये समझदारी है। लय बनाना रोज के आदर्श संतुलन के बजाय, और मदद मांगना, हाँ, ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें वैसी नहीं होती जैसी हमने सोची थी? मान लीजिए आपने बहुत मेहनत से कुछ बनाया, लॉन्च किया और वो चला नहीं, या किसी कंपटीशन में गए और जीते नहीं। ऐसी जो असफलताएं या निराशाएं आती हैं, उनके बाद दोबारा खड़े होने की, मोटिवेटेड रहने की हिम्मत कहां से लाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब बाहरी कामयाबी में नहीं है, वो अंदरूनी जुड़ाव में है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि ऐसे टाइम में अपने क्यों, वाई से दोबारा जुड़ना सबसे जरूरी है। आपने ये सब शुरू ही क्यों किया था? आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे? किन लोगों की जिंदगी में फर्क लाना चाहते थे? जब बाहर से मोटिवेशन कम हो जाती ना, तो यही अंदर का उद्देश्य आपको आगे धकेलता है। इसके साथ ही स्रोत एक और प्यारी बात कहता है, छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना सीखें। शायद आपका प्रोटोटाइप बन गया, सेलिब्रेट करो। शायद किसी एक यूजर ने अच्छा फीडबैक दिया, उसे एंजॉय करो। शायद टीम ने मिलकर कोई मुश्किल हल कर ली। इन छोटी कामयाबियों को नजरअंदाज मत कीजिए। ये उस फ्यूल की तरह है जो लंबी यात्रा में गाड़ी चलाते रहते हैं। असफलता को कहानी का अंत मत समझिए, वो बस एक मोड़ है जिससे कुछ सीखा जा सकता है। यहाँ लगन और एक सकारात्मक सोच, मतलब आशावाद, बहुत काम आते हैं। उम्मीद के साथ मुश्किलों का सामना करना वही आगे बढ़ने का रास्ता है। अपने क्यों से जुड़ना और छोटी जीतों का जश्न, हाँ, ये सच में मोटिवेशन बनाए रखने में मदद कर सकता है। आपने टीम, मेंटर्स, दोस्तों का जिक्र किया। स्रोत समुदाय और सपोर्ट के महत्व पर भी काफी जोर देता है ना? वो अकेले हीरो वाली इमेज को चैलेंज करता है। हाँ, और ये बहुत जरूरी है।
ये जो ख्याल है ना कि कोई अकेला इंसान दुनिया बदल सकता है, ये फिल्मों में अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में बड़ा बदलाव हमेशा मिलकर किए गए प्रयासों से आता है। स्रोत कहता है कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी टीम के लोग हो सकते हैं, आपके मेंटर्स, आपके दोस्त, परिवार वाले, कोई भी जो आपके विजन को समझता हो, जो आपकी मुश्किलों में साथ दे, आपको हौसला दे, और जब आप रास्ता भटकने लगें या अपना क्यों भूलने लगें तो आपको याद दिलाए। इन रिश्तों को बनाने और संभालने में टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है। ये सिर्फ मदद लेना ही नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी वैसा ही सपोर्ट बनना है। जैसा स्रोत कहता है, हम अकेले शायद तेज चल सकते हैं, पर साथ मिलकर ही ज्यादा दूर तक जा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। साथ में सफर आसान भी होता है और ज्यादा मजेदार भी। अच्छा, अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। स्रोत टाइम मैनेजमेंट की भी बात करता है, लेकिन शायद ट्रेडिशनल तरीकों से थोड़ा अलग। ये घंटों की गिनती करने के बजाय कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता पर जोर देता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रोज 8 घंटे काम करने का प्रेशर लेने के बजाय अगर आप रोज नियमित रूप से, मान लीजिए 30 मिनट या 1 घंटा भी पूरी एकाग्रता से अपने प्रोजेक्ट पर लगाते हैं, तो वो ज्यादा असरदार हो सकता है। निरंतरता मतलब लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहना। ये लंबे समय में बड़े नतीजे देता है, बजाय इसके कि आप कुछ दिन बहुत ज्यादा काम करें और फिर एकदम थक जाएं। स्रोत यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक शेड्यूल बनाने की सलाह देता है, और सबसे जरूरी अपने शरीर और मन की सुनने की। आपकी एनर्जी का लेवल हर दिन एक जैसा नहीं होता, उसे पहचानना और उसके हिसाब से काम करना, यही समझदारी है। निरंतरता, घंटों की गिनती नहीं। ये भी प्रेशर कम करने वाला विचार है। स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, आंतरिक लंगर या इनर एंकर। ये क्या चीज है? आंतरिक लंगर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये मूल रूप से वो गहरी आपकी अपनी व्यक्तिगत चीज है जो आपको मुश्किल तूफानों में थामे रखती है। ये आपका वो मूल क्यों हो सकता है। कोई खास याद हो सकती है जिसने आपको प्रेरित किया, कोई मजबूत विश्वास हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान की छवि जिसके लिए आप ये कर रहे हैं। जब बाहर के हालात बहुत मुश्किल हों, जब शक और थकान हावी होने लगें, तब यही आंतरिक लंगर आपको स्थिर रखता है, आपको याद दिलाता है कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ने की अंदरूनी ताकत देता है। स्रोत इसे एक तरह की सुपर पावर कहता है जो हर किसी के अंदर होती है, बस उसे खोजने और उसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। और अंत में स्रोत एक बहुत ही सुकून देने वाली बात कहता है, सिर्फ इस यात्रा में शामिल होकर, परवाह करके, कोशिश करके ही आप पहले से ही एक बदलाव लाने वाले हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, आपका प्रयास मायने रखता है। आंतरिक लंगर, एक सुपर पावर। तो कुल मिलाकर अवनीश शर्मा की सामग्री से जो मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि बदलाव की राह पर बने रहने के लिए सिर्फ जुनून काफी नहीं है। इसके लिए दृढ़ता चाहिए, अपनी देखभाल करने की समझदारी चाहिए, एक सपोर्ट करने वाले समुदाय का साथ चाहिए, और अपने मूल उद्देश्य यानी क्यों, उससे गहरा जुड़ाव चाहिए। ये मंजिल तक पहुंचने की रेस से ज्यादा एक लगातार चलने वाली यात्रा है। इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन चलते रहना ही अपने आप में एक सफलता है। परफेक्शन नहीं, बल्कि वो जो टिके रहना है, लगन है, वही असली कुंजी है। हर छोटा कदम मायने रखता है, और कोशिश करना भी अपने आप में लीडरशिप है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये यात्रा खुद को और दुनिया को समझने का एक मौका भी है। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए स्रोत में एक एक्टिविटी सुझाई गई है, इम्पैक्ट मैप। उसके आधार पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। ये सवाल शायद उन्हें अपने काम को एक नए नजरिए से देखने में मदद करे। बदलाव लाने की अपनी इस यात्रा में वो कौन से अनदेखे प्रभाव या सकारात्मक लहरें हैं जिन्हें शायद आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आपके प्रयासों के कारण अनजाने में ही पैदा हो रही हैं। हो सकता है आपका काम किसी ऐसे इंसान को प्रेरित कर रहा हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं, या कोई ऐसा छोटा बदलाव ला रहा हो जो भविष्य में बड़ा असर डालेगा। इस पर सोचना हमें अपने काम के गहरे और व्यापक मतलब को समझने में मदद कर सकता है, खासकर तब जब फौरी नतीजे उतने साफ न दिख रहे हों।